नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉक मास्टर में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें क्योंकि मार्च का भी लगभग आधा महीना ख़त्म हो चुका है और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। लगभग कुल मिला के 60 या 70 दिन बचे होंगे सीजीएल प्री के लिए। तो एसएससी कभी भी नोटिफिकेशन दे सकती है, तो हमें नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करके अपनी पढ़ाई को आज से ही शुरू कर देनी होगी और पढ़ाई को भी प्रॉपर तरीके से शुरू करना होगा। ये नहीं कि कुछ भी उठा के कुछ भी पढ़ रहे हैं और टाइम सारा बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो थोड़ा लंबा दूरी तय करेंगे सिलेक्शन में, और अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी स्मार्ट वर्क के तरीके में मैं आप लोगों के लिए जो मॉक की एनालिसिस करा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने मॉक अटेम्प्ट कर रखा हो तो मॉक की एनालिसिस अगर आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं तो आप अपनी गलतियों को पॉइंट आउट कर पाएंगे अच्छे तरीके से और उनको सुधार पाएंगे, ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ अगले मॉक में, या फिर जब रियल एग्जाम में बैठे तो वहाँ भी आप बेहतर से बेहतर कर पाएँ। तो दोस्तों अभी तक मैंने जो टेक्स्ट बुक के लगभग 12-13 मॉक्स करा दिए होंगे और ऑली बोर्ड के भी अब तक 5 मॉक्स आ चुके हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले तो मॉक अटेम्प्ट कीजिए और उन वीडियोस की एनालिसिस कीजिए देख के अपने मॉक की। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं लाइव मॉक्स की। तो दोस्तों अब हर संडे आप लोगों के लिए लाइव मॉक्स भी आ रहे हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स के आ रहे हैं और एक आध जो प्लेटफॉर्म छूट रहा है वो इस संडे से भी आप लोगों के लिए आने लगेगा। आप सारे लाइव मॉक्स अटेम्प्ट करें। सभी सभी के मॉक्स में 2 दिन 3 दिन का टाइम रहता है, तो एक एक दिन अल्टरनेट करके सारे मॉक्स को लगाने की कोशिश करें। अगर आपका सिलेबस पूरा है तो आप एक दिन में 2 मॉक्स भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक घंटे का एक मॉक लगा लेंगे, 1-1.5 घंटे 2 घंटे एनालिसिस को दे देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है तो कुछ ज़्यादा चीज़ें करने को रहती नहीं है। तो मॉक्स लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस चैनल पर अभी तक टेक्स्ट बुक और ऑली बोर्ड का ही मॉक शुरू किया है और लाइव में है द पंडित्स के मॉक कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आ जाए और आप उसको देख लें। और अगर मॉक को अटेम्प्ट ना किए हो तो पहले मॉक को अटेम्प्ट कर लें, फिर इसकी एनालिसिस करें दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टारगेट है वो है टीयर 1 का, जो है एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए छठा मॉक है ऑली बोर्ड का। अभी तक हमने 5 मॉक इस पे दे दिए हैं और लगभग दो दो हमने लाइव मॉक्स की एनालिसिस करी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट कर रखा है लाइव मॉक तो आप लोग एक बार उसकी देख लें एनालिसिस, और अब आप लोगों ने अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो फिर भी एक बार एनालिसिस को देख लें, ताकि जो बेहतरीन क्वेश्चन हो आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि लाइव मॉक्स में काफ़ी जो रहता है कि रियल कैंडिडेट्स आते हैं, बैठते हैं, मॉक देते हैं, जिससे कि जो कंपटीशन की जो लेवल होती है या फिर जो कंपटीशन जो ओरिजिनल लेवल पे होता है वो चीज़ें पता चलती हैं। अभी तो काफ़ी कम बच्चे एक्टिव रह रहे हैं मॉक्स वगैरह में, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा वैसे वैसे ज़्यादा बच्चे एक्टिव होने लगेंगे। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कीजिए, एग्ज़ाम को पास आने की इंतजार मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मॉक। टीयर 1 का छठा मॉक है ये। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पीपल हु वर बर्न आफ्टर 2000 हैव अ टेम्पररी अफेक्शन फॉर अ मॉडर्न पॉप म्यूजिक loses its popularity once the trends have passed. However, they enjoyed listening to music from the era of the 1970 and 1980, when each song lyrics had a deeper meaning and the song's rhythm seemed even more refreshing. दोस्तों एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। वर्ष 2000 के बाद जन्मे लोगों को आधुनिक पॉप संगीत से अस्थायी लगाव है। पॉप संगीत की लोकप्रियता समय के साथ कम हो जाती है, हालांकि 1970 और 80 के दशक के संगीत सुनना पसंद है, जब प्रत्येक गीत के बोल गहरे अर्थ वाले होते थे और गीत की लय और ताजगी भरी लगती थी। ठीक है, आज की युवा पीढ़ी संगीत में कोई समझ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया उसमें कंडीशन में। 1970-80 के दशक के संगीतकार आज के संगीतकारों की तुलना में अधिक रचनात्मक थे। इन दोनों स्टेटमेंट का कोई रिलेशन नहीं है कंडीशन से, तो हम इन दोनों को नेगलेक्ट करेंगे, यानी कि दोनों में से कोई कंक्लूड नहीं होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अरे सबमिट क्यों हो रहा है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं, ये देखते हैं एक सवाल 15, 16, 51, 115, 240। यहाँ 1 का गैप है, यहाँ गैप है 64 का और यहाँ गैप है 125 का। अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, यानी कि यहाँ 3 का क्यूब आएगा, यानी कि 27 आएगा। इसमें गैप देखें तो हमारा कितने का गैप है, 15, 16, 27, 4 का क्यूब है ना, तो अरे सॉरी यहाँ 27 यहाँ आएगा
और यहाँ 24 आएगा, तभी तो यहाँ 8 का गैप होगा, और 8 का गैप यानी 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, 24 क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। मिरर इमेज का सवाल है। जो हमारा ये जो कलरफुल ट्रायंगल है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, 3 फिगर में दिया है, और सर्कल हमारा राइट साइड में चला जाएगा। सर्कल हमारा राइट साइड में जाएगा, यानी कि 2 फिगर अपने आप नेगलेक्ट। और देख लेते हैं हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही होगा। हाँ, पहला ऑप्शन सही होगा, क्लिक करेंगे पहले को, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। 15 का 225 स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर 729 है, 12 का स्क्वायर 144 है, 24 का 576, यानी कि ये सही होगा, क्लिक करेंगे इसको। अगला देखते हैं इम्बेडेड। ये वाली लाइन इसमें एक्स्ट्रा दी हुई है। बात करें इसकी तो ये वाली लाइन इसमें एक्स्ट्रा दी हुई है। बात करें इसकी तो ये हमारा ऐसे, तीसरा वाला फिगर सही है। चौथे वाले फिगर को भी एक बार मिला लेते हैं। चौथा वाला फिगर में ये बीच में जो डायगोनल सा दिया हुआ है वो एक एक्स्ट्रा, यानी कि तीसरा फिगर सही हो जाएगा, सी। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं, ये वर्ड बनाना है 3 6 1, यानी कि URC 2 5 4 AET, कोई वर्ड नहीं बन रहा है। 2 1 4 यानी ACT, और 3 6 5 यानी कि URE, ये भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है। 4 5 6 यानी TER, 1 2 3 CAU, ये भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है। आगे देख लेते हैं, 1 3 6 CUR, 2 4 5 ATE, ये हमारा बन रहा है क्यूरेट मतलब किसी चीज़ को सुधारना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टाउन इज फेसिंग फ्रीक्वेंट ट्रांसफॉर्मर बर्नआउट ड्यू टू वाइड स्प्रेड पावर। A town is facing frequent transformer burnout due to widespread power theft through illegal hooking. This also cause voltage drops and damage household appliances. एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं दोस्तों, आइए। कह रहा है कि एक कस्बे में अवैध रूप से बिजली की चोरी के कारण ट्रांसफार्मर बार बार जल रहे हैं, इससे वोल्टेज में गिरावट आती है, घरेलू उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बिल्कुल कथन है। आगे देख लेते हैं कार्रवाई। चोरी की आशंका वाली गलियों में स्मार्ट मीटर लगवाएं, खुली लाइनों को सुरक्षित बंडल केबलों में अपग्रेड करें, और बार बार चोरी करने वालों के खिलाफ लक्षित परिवर्तन अभियान चलाए। बिल्कुल कार्यवाही पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि चोरी को रोकने के लिए 6 महीने तक हर रात पूरे कस्बे की बिजली आपूर्ति काट दे। ये कहीं से भी सही नहीं है, यानी कि केवल पहला सही हो जाएगा। केवल पहला कह रहा है ना, तो ओनली कोर्स ऑफ एक्शन 1 फॉलो, यानी कि पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। O से T यानी कि 15 से 20 हुआ है, 25 से 4 यानी कि इसमें भी 5 बढ़ा है, और इसमें भी हमारा 20 से Y मतलब 20 से 25 हुआ यानी कि 5 बढ़ा है, और 14 से 19 में 5 बढ़ा है। 6 से 1 हुआ यानी कि 5 घटा है, 11 से 6 हुआ यानी कि 5 घटा है, 20 से W है यानी कि यहाँ भी 5 घटा है, और 13 से 8 हुआ है, नहीं सॉरी 13 से 18 यानी कि ये बढ़ रहा है, यानी कि हमारा D ऑड हो जाएगा। आगे देखते हैं। B से E, BEIN यानी कि 3 से 2 5, 2 से 3 5, और यहाँ 4, और यहाँ 5, तो यहाँ 6 बढ़ेगा, यानी कि T आएगा। T ऑप्शन 1 में है। 4 9 5 14 और 24, टी केवल और एक ऑप्शन में, डी में क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि 193 82 67 48, यानी 7 माइनस हुआ है, यहाँ कितना माइनस हुआ है 11, यहाँ कितना माइनस हुआ है 15, यहाँ कितना माइनस हुआ है 19, तो यहाँ कितना माइनस होगा, यहाँ 4 का गैप है, तो यहाँ भी 4 का गैप होगा, यानी कि 23, और 23 माइनस करेंगे तो 5 और 2 यानी कि 25 आएगा। ऑप्शन बी सही होगा, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 32 14 7 8 और 3, तो प्लस का अगर मल्टीप्लाई है, माइनस का अगर डिवाइड है, और मल्टीप्लाई का प्लस है, और प्लस का क्या दे रखा है, प्लस का मल्टीप्लाई, और डिवाइड की जगह पे क्या रखना है, डिवाइड की जगह पे माइनस, यानी कि अगर इसको हम करें तो 14/7 करेंगे 2 आएगा, 34 माइनस 24 करेंगे 10। ऑप्शन बी सही होगा, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि ABCDEF लाइक डिफरेंट थिंग्स, यानी कि ABCDEF यानी कि 6 लोग अलग अलग चीज़ चाहते हैं। पेंटिंग, कॉइन्स, नॉवेल्स, एक्टिंग, फैशन एंड सिंगिंग। ए लाइक्स एक्टिंग, यानी ए को एक्टिंग पसंद है। बी डज नॉट लाइक पेंटिंग्स और कॉइन्स, बी को पेंटिंग या कॉइन्स पसंद नहीं है, ठीक है। ई लाइक्स फैशन, ई को फैशन पसंद है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। सी डी डू नॉट लाइक कॉइन, अगर सी और डी दोनों को कॉइन पसंद नहीं है, तो ये इसको कॉइन पसंद नहीं है, इन दोनों को कॉइन पसंद नहीं है, इन दोनों की जगह भर गई, तो कॉइन किसके लिए आएगा, एफ के लिए आ जाएगा, ठीक।
डी लाइक सिंगिंग, डी को सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है। पेंटिंग इसको नहीं पसंद है तो पेंटिंग इसको पसंद होगा, पेंट। और इसके लिए क्या बच जाएगा फिर, इसके लिए नॉवेल्स बच जाएगा। पूछ क्या रहा है, हु लाइक्स नॉवेल, बी लाइक्स नॉवेल, ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 50, 23, 2, 28, 7, 2, 28 और 7। इसका क्या मतलब है, माइनस, यानी कि पहले सिंबल का मतलब माइनस है। और सेमी सर्कल का क्या मतलब है, सेमी सर्कल का मतलब गुणा है। और ये स्टार टाइप का जो बना है उसका क्या मतलब है, प्लस है। और जो लास्ट वाला है उसका डिवाइड मतलब है, यानी कि अगर इसको माइनस करें तो कितना आएगा, 27 और 2 54 हो जाएगा। 27 दूना का 54 प्लस 4 यानी कि 58 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि वाइल इंट्रोड्यूसिंग सुयोग अनीशा सेड ही इज़ द हस्बैंड ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ। यानी ये जो है हमारी कौन, अनीशा, अनीशा के ये हो गए फादर इन लॉ, ये हस्बैंड, ठीक। डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ, इनके डॉटर के हस्बैंड, यानी कि डॉटर के हस्बैंड है ये। तो ये कह रहा है हाउ सुयोग इज रिलेटेड टू अनीशा, सुयोग कैसे रिलेटेड है, ब्रदर इन लॉ, यानी कि बहनों ही है। ठीक है दोस्तों, इसको क्लियर करेंगे, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, पी जो है क्यू का भाई है। आर इज द मदर ऑफ पी, आर इज द मदर ऑफ पी आ जाएगा। एस इज द सिस्टर ऑफ आर, यानी एस इज द सिस्टर ऑफ आर आ जाएगा। टी इज द सन ऑफ यू, टी इज द सन ऑफ यू आ गया यहाँ। क्यू इज द ब्रदर ऑफ टी, यानी क्यू इज द ब्रदर ऑफ टी आ जाएगा। भी इज द फादर ऑफ एस, भी इज द फादर ऑफ एस यहाँ आ गया। डब्ल्यू इज द वाइफ ऑफ भी, डब्ल्यू इज द वाइफ ऑफ भी, ठीक। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग। पहले तो हमें यू टी क्यू का रिलेशन निकाले ना, तो क्यू भाई है इसका, और यू इज द, क्या कह रहा है, टी इज द सन ऑफ यू, यानी कि यू यहाँ आएगा और प्लस में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। डब्ल्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, टी यहाँ है, टी यहाँ है और डब्ल्यू उसकी ग्रैंड मदर है, बिल्कुल सही है। पी इज द नेफ्यू ऑफ एस, पी इज द नेफ्यू ऑफ एस, ये भी सही, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सी क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। 16 देखते हैं। ये कह रहा है कि 6 कार C1, C2, C3, C4, C5, C6 आर पार्क्ड इन अ लीनियर नॉट डायरेक्शन, C3 इज पार्क्ड एट एंड ऑफ द रो, यानी कि C3 को एक किनारे पार्क किया गया, 1 2 3 4 5, C3 इस कोने मान लेते हैं या C3 इस कोने मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, ये कह रहा है C4 इज पार्क सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C3, यानी यहाँ C4 आएगा, लेकिन C4 यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। C1 इज पार्क थर्ड टू द राइट ऑफ C6, यानी जो C1 है वो C6 के थर्ड टू द राइट पार्क है, यानी कि अगर C1 यहाँ मानते तो थर्ड टू द राइट नहीं होगा, C1 यहाँ मानते तो 1 2 3, C1 इज पार्क थर्ड टू द राइट ऑफ C6, यहाँ अगर C1 मानते हैं तो C6 यहाँ आ जाएगा, 1 2 और 3 राइट में आ गया। C5 इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ C4, अगर C5 यहाँ नहीं है तो C5 यहाँ आएगा और C2 यहाँ आ जाएगा। ये कह रहा है कि विच कार इज पार्क्ड इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ C2, यानी C6, ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। क्या लिख रहा है, डी एक्टिवेटर, DEACTIVATOR, इसके क्या है, RCAEVI तो आर पीछे वाला आगे लिखा है, डी आप पीछे है, तो अगर उसी तरह हम इसको भी लिखें ABOLISHMENT, तो आर को आगे लिखा है, यानी कि टी को आगे कर देगा और ए को पीछे कर देगा। सी हमारा चौथे नंबर पे है, इसको आगे ले आया है, 1 2 3 4, एल आगे आ जाएगा, ए तीसरे को तीसरे पे लिखा है, TLO से केवल एक ही ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर डार्क, DAR, के को क्या लिख रहा है, FBPL, यानी कि 4 1 18 और 11, 6 2 16 और 12, यानी कि यहाँ 2 बढ़ा है, यहाँ 1 बढ़ा है, यहाँ 2 घटा है, यहाँ 1 बढ़ा है। देखते हैं आगे करते हैं इसमें। S 19 से 21 हो जाएगा, यानी कि U, और फिर आगे 1 बढ़ाते हैं तो K से L, यानी कि UL कितने ऑप्शन में, एक ऑप्शन में। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। 368 से 315 और फिर 256, फिर 195 और फिर 57। अगर देखें तो कितना घटा है, 368 से 315, यानी कि 3 और 5 53 घटा है, यानी कि 53 कम हुआ है। फिर यहाँ बात करें तो 15 में से 6 जाएगा 9 और 30 में से यानी 59, और यहाँ कितना कम हुआ है, 56 और 5 61, यानी देखें तो ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। तो 61 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, 62 63 64 65 66, यानी 67 अगला प्राइम नंबर आएगा। तो इसमें से 67 अगर घटाएं तो 15 में से 7 जाएगा 8 और 18 में से 6 जाएगा 12, यानी 128 आएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि L
12 का 15, 15 का 18, 18 का 21, 21 का 24 और 24 का 27 लिखेंगे, यानी कि ए से बनेगा 25, 26, 25, 24, 23, 22, 21, यानी ए यू एक ही ऑप्शन में, इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई वेदर दे आर रेफर एज द सेम पर्सन एड्रेस। सुनीता गुप्ता सेम है, फ्लैट 19 सेम है, सी ब्लॉक या ब्लॉक सी भी सेम है, सिल्वर रेसिडेंसी अपार्टमेंट जयपुर और 302-001, यानी कि ऑलमोस्ट सब सिमिलर है। एग्जैक्टली तो सेम नहीं है, लेकिन लाइकली टू बी द सेम एड्रेस है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि लीसा स्पेंड 250 रुपया ऑन बुक मार्क्स एंड नोट पैड, यानी बुक मार्क प्लस नोट पैड पे ये 250 खर्च करती है। और ये कह रहा है कि एक बुक मार्क 10 रुपये का है और उसने एक्स खरीदे, यानी कि 10 एक्स खरीदे और प्लस 8 नोट पैड खरीदे 15 ईच, यानी कि 8 गुणे 15 करेंगे तो 250 बनेगा, यानी कि 10x बराबर कितना है, और 15 8 120 उधर ले जाएंगे तो 130 बचेगा और x की वैल्यू आ जाएगी 13। ऑप्शन बी सही होगा, क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है यू सी अ मैन कॉन्स्टेंटली हिटिंग a 4-year-old child who is crying, what should be your first reaction? You do not intervene, ये तो नहीं होगा। You question the child of to know what he is guilty of, you ask the man to stop hitting, तो पहले तो हम उस आदमी को रोकेंगे, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये हमें रिलेशन बनाना है, P हैशटैग Q एंड R दूसरे से बन रहा है, यानी B इज द वाइफ ऑफ A, तो ये हमारा क्या होगा, Q इज द वाइफ ऑफ P, Q इज द वाइफ ऑफ P आ जाएगा। आगे देखते हैं, एंड मदर ऑफ C हमारा जो है Q कौन है, मदर ऑफ R, Q इज द मदर ऑफ R। और फिर देखते हैं $R$S*T, जो कि हमारा तीसरा स्टेटमेंट है। B इज द हस्बैंड ऑफ A, यानी कि R इज द नहीं, S इज द हस्बैंड ऑफ R हो जाएगा, यानी कि R इज द वाइफ ऑफ S। आगे कह रहा है कि एंड ब्रदर ऑफ C, यानी B इज द ब्रदर ऑफ C कह रहा है, तो हमारा क्या होगा, S इज द ब्रदर ऑफ T हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, T@U पहले स्टेटमेंट में दे रखा है, B इज द सन ऑफ A, यानी कि U इज द सन ऑफ T, U इज द सन ऑफ T और फादर ऑफ V, यानी कि U इज द सन ऑफ T और फादर ऑफ V यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है U का R से रिलेशन बताना है, U का R से रिलेशन क्या होगा, U का R से रिलेशन क्या होगा, निफ्यू का हो जाएगा, यानी कि भतीजा या ये भतीजा का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे इसको क्लिक करेंगे, सी को, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं, ग्रेड को लिख रहा है 97246, GREAT 97246, G को 9, R को 7, E को 2, A को 4 और T को 6, ऐसे ही करके इसमें भी लिखा है, केवल वर्ड्स को इधर उधर घुमा दिया है। तो टारगेट को क्या लिखेगा, TARGET, यानी T को क्या लिखा है 6, A को लिखा है 4, R को लिखा है 7, यानी 6 4 7 से कौन सा ऑप्शन है, 2 है। G को लिख रहा है क्या 9, 6 4 7 9, 6 4 7 9, एक ही केवल ऑप्शन है ए वाला, 6 4 7 9 ऑप्शन, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे, 25 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के पूरे लगभग 15 मिनट में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है, इन विच ईयर डिड कोनेरू हम्पी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अचीव द टाइटल ऑफ मेंस ग्रैंड मास्टर। ये हमारा कोनेरू हम्पी ने 2002 में ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता था। ये कह रहा है, फॉर विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन 3 लोन एग्रीमेंट वर्थ $800 मिलियन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ये हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी जो राजधानी का है फिलीपींस मनीला में, इससे हुआ है। ठीक, ये कह रहा है, अंडर द मौर्य इंटेलिजेंस सिस्टम व्हाट वाज द स्पेसिफिक टर्म यूज्ड फॉर द वंडरिंग स्पाइज हु मूव्ड अक्रॉस डिफरेंट रीजन टू गैदर इन्फॉर्मेशन। एक बार हिंदी में कर लेते हैं इसको। कह रहा है कि मौर्यकालीन खुफिया प्रणाली के अंतर्गत उन भ्रमणशील जासूसों के लिए किस विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था जो सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में घूमते थे। संस्था नहीं होगा, अमत्य नहीं होगा, विश्वकन्या नहीं होगा, ये हमारा संचारी होगा। संचारी मतलब संचार मतलब कम्युनिकेशन, तो ये हमारा कम्युनिकेशन ही तो ले आते थे, तो इससे हम इससे क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि इन द स्पेशलाइज्ड स्केलेटल टिश्यू नोन एज कार्टिलेज which specific cells are found enclosed in the small cavities called lacunae within the solid pliable matrix। कोई आइडिया नहीं है दोस्तों, इसको स्किप कर देंगे। पांचवा देखते हैं, ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ बॉर्डर। तो हमारा जो सबसे लंबा बाउंड्री है वो किसके साथ होता है, बांग्लादेश के साथ 4096। फिर उसके बाद चाइना आता है 3500 3400 समथिंग होता है, 3500 के अप्रॉक्स होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है पाकिस्तान, जिसके साथ हमारा 3300 किलोमीटर के अप्रॉक्स को बाउंड्री बनता है। हाँ, फिर उसके बाद आता है नेपाल का मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, पर इतना ही होता है दोस्तों। इसको हमारा बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ऑप्शन डी सही होगा, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि आफ्टर द गैप ऑफ नियरली 33 ईयर
Which Indian state has officially included in the Tiger Map of India by the NCTA for the 2026 estimation? कोई आइडिया नहीं दे दोस्तों, इसको स्किप कर देंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट इसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग पावरफुल रिदम इन द लावनी डांस परफॉर्मेंस। ये हमारा ढोलकी होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। एक कह रहा है विथ रेफरेंस टू द ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ जात्रा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट ओरिजिनेटेड एज द पार्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट एंड वॉज सिग्निफिकेंटली pioneered by the Chaitanya Mahaprabhu. While it was traditionally religious in nature, modern jatra performance have evolved in include secular, historical and social theme। दोस्तों कोई आइडिया नहीं है मुझे इस बारे में, इसको स्किप कर देते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक कर्व्स रिप्रेजेंट द इनवर्स रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड द जॉब वैकेंसी। कोई आइडिया नहीं है, इसको भी स्किप कर देंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी टैक्स स्लैब और ऑफिशियली एबोलिश्ड रिमूव्ड अंडर जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से। हमारा 12 और 28 रिमूव कर दिया गया है जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 में। आगे बढ़ते हैं, इसी साल आए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। द टेम्पल बिल्ट बाय द होयसाला एम्पायर एग्जिबिट एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ इंट्रिकेट डिटेल एंड ऑर्नामेशन कंपेयर टू द ग्रेनाइट टेम्पल ऑफ चोला डायनेस्टी। कह रहा है होयसाला प्राइमरी यूटिलाइज सोप स्टोन, a material that is soft and malleable when freshly quarried but hardened upon the exposure to the atmosphere। दोस्तों ये वाला सवाल तो कोई आइडिया नहीं है, पर इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों का दोनों जो है जनरल स्टेटमेंट है। तो मैं बताता आया हूँ अभी तक के मॉक्स में कि हम 90% केसेस में ऑप्शन ए को क्लिक कर दें, और इस क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया नहीं तो मैं अभी भी इस ए ऑप्शन को ही क्लिक करूँगा, क्योंकि 90-10 का अगर रेशियो है तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। आप भी इस क्वेश्चन में अगर रिस्क ले सकते हैं अगर आपको बिल्कुल आइडिया ना हो। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी स्ट्रेटेजिक रीजन फॉर इंडियाज इंक्रीज फोकस ऑन द बिम्स्टेक ओवर सार्क। ये कह रहा है बिम्स्टेक इंक्लूड ऑल सार्क नेशन अलाउइंग फॉर द मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। बिल्कुल नहीं, बिम्स्टेक अलाउ इंडिया टू कनेक्ट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया वाइल अवॉइडिंग अ लार्जली नॉन फंक्शनल सार्क ड्यू टू टेंशन विद पाकिस्तान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही स्टेटमेंट वगैरह में क्या डिटेल दिया हुआ है, और ये जो एक स्टेटमेंट है इसमें सही भी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शारदा सिन्हा हु वाज पोस्टुमसली ऑनर्ड विद पद्म विभूषण वाज अ लेजेंडरी फिगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। शारदा सिन्हा जो है, शारदा सिन्हा जी ये मतलब बिहार की हैं, और ये वहाँ की स्वर कोकिला कही जाती हैं, और बिहार की, और ये ना छठ वगैरह की गीत के लिए ज़्यादा फेमस है। तो यानी कि मेडिसिन नहीं, लिटरेचर नहीं, पब्लिक अफेयर नहीं, आर्ट यानी कला के क्षेत्र में। ये कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स was सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन मेंबर टू द वॉइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि अंडर द मॉडर्न प्लानिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ट्रैक्ड एनुअली टू मॉनिटर प्रोग्रेस टुवर्ड्स 2030 एजेंडा। ये हमारा 17, इसमें 17 SDG हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फॉर विच डेब्यू वर्क झुम्पा लहरी विन द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 2000। मुझे तो इनकी एक ही किताब का नाम याद आ रहा है, अनकस्टम्ड अर्थ, बी वाला ऑप्शन, अनकस्टम्ड अर्थ, यानी कि झुम्पा लहरी की ये किताब है, लेकिन मैं ये श्योर नहीं हूँ, तो गेस वर्क करते हुए चलते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, गेस वर्क एक आध में कर लेंगे। ये कह रहा है अंडर आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा हैज़ द पावर टू ऑथराइज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ मैटर मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। ये हमारा स्टेट लिस्ट पे है, 249 में बना सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखते हैं। With reference to the medieval history of Mewar, consider the following. Rana Hamir Singh is credited with reclaiming Chittor from the Malwa rulers and establishing the Sisodia branch of the dynasty। कोई आइडिया नहीं है मुझे इसके बारे में। After the death of the Rana Hamir Singh, the Sisodia rulers adopted the title of Rawal, departing from the Rana title used earlier। दोस्तों कोई आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, तो इसको मैं स्किप कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि the Cholia dance, a traditional sword dance performed by the artist dressed as an ancient warrior, belong to which of the following region। ये हमारा कुमाऊं उत्तराखंड से बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द बलवंत राय मेहता कमिटी रिपोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग। द कमिटी वाज ओरिजिनली अपॉइंटेड टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश 2-tier पंचायती राज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। दोस्तों बलवंत राय मेहता तो मेरे को इससे ही याद आ रहा है, पंचायती राज से, वो CDP प्रो वाले से तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, तो मैं ऑप्शन बी को ही सही मानूंगा। वैसे मैं श्योर नहीं हूँ इसमें, लेकिन फिर भी मेरे को पंचायती राज से बलवंत राय मेहता याद आ रहा है। अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, ये तो पंचायती राज से ही जुड़े थे, तो पंचायती वाला बी सही मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ द हर्डल्स इन द मेंस
110 मीटर हर्डल इवेंट मेजर्ड इन इंचेस, कोई आइडिया नहीं, इसको स्किप कर देंगे। ये कह रहा है विच इंडियन एयरपोर्ट वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द कंट्रीज फर्स्ट हाई कैपेसिटी एयरपोर्ट अचीविंग वाटर पॉजिटिव स्टेटस एज द वाटर इनोवेशन समिट 2025, कोई आइडिया नहीं दोस्तों, इसको स्किप कर देंगे। ये कह रहा है एवरी ईयर इंडिया सेलिब्रेट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द राइट्स एजुकेशन एंड द हेल्थ ऑफ गर्ल्स ऑन विच डे, ये हमारा 24 जनवरी को होता है गर्ल चाइल्ड डे। दोस्तों क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है रिसेंट स्टडी बाय द इंडियन रिसर्च identified major gene mutation linked to oral cancer in women specifically focusing on those which have common habit, अल्कोहल नहीं, स्मोकिंग नहीं, च्यूइंग टोबैको इन्फ्यूज्ड बीटल क्विड, ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पद्मनाभा also known as Guru Rinpoche, he was widely revered as the second Buddha in the Himalaya region, कोई आइडिया नहीं है। He was the 8th century Buddhist master instrumental in the spread of Theravada Buddhism across तिब्बत एंड लद्दाख, कोई आइडिया नहीं दोस्तों, इसको स्किप ही करना उचित है। हमने लगभग कितने क्वेश्चंस कर लिए थे जीएस में, एक बार देख लेते हैं। जीएस में हमने कितने किए हैं, 4 और 4 8 छोड़े, यानी कि 17 क्वेश्चन ही किए हैं बस, कोई बात नहीं, मुश्किल आती है जीएस। इंग्लिश पे चलते हैं, आगे देखते हैं। द ऑर्गेनाइजर एंड इवेंट मैनेजर हैव, दोस्तों ये आर्टिकल एक बार यूज किया गया है, यानी कि किसी एक पर्सन की बात हो रही है और एक पर्सन के लिए प्लूरल वर्ब थोड़ी लगेगा, यहाँ पे हैज की जगह हैव आएगा, ऑप्शन बी सही होगा। पहले में ही एरर है, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स वर्क इन अ प्राइवेट फॉर्म्स इन इरोड, हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स ठीक दिया है, ये तो हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स है, ये वर्क इन प्राइवेट फॉर्म्स ये भी सही है, इन इरोड, यानी कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बी। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि द फ्लाई बज्ड अराउंड द पिकनिक बास्केट एनोइंगली, क्या निकालना है इसमें, क्या करना है, होमोनिम बताना है फ्लाई का। तो यानी ये फ्लाई है मक्खी वाला, यानी कि ये फ्लाई जो है ये हमारा मक्खी वाला है, मक्खी वाला ये फ्लाई है, तो मक्खी वाले से ही रिलेट करेंगे, मतलब मक्खी वाले के अपोजिट से रिलेट करेंगे। द लिजार्ड वाज आफ्टर द फ्लाई फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि इसमें ये मक्खी वाले की ही बात कर रहा है। ही कॉट द फ्लाई इन द आउटफील्ड, ये भी हमारा मक्खी की ही बात कर रहा है। हाउस फ्लाई, ये भी मक्खी की, हाउस फ्लाई वो जो घर में मक्खियाँ उड़ती हैं उनको कहते हैं। द जिपर ऑन हिज जैकेट वुडंट फ्लाई अप प्रॉपरली, यानी उसके जो जैकेट की जो चैन है वो ढंग से बंद नहीं हो रही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा इसका होमोनिम। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम द अर्थ वुड गेट वेरी ड्राई, हमारा पहला ऑप्शन ए सही है, क्योंकि कंडीशनल जो है प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो आगे भी सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा, तो यानी गेट्स ड्राई हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। अ पर्सन हु रिनाउंसेस द वर्ल्ड एंड लिव अ लाइफ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन यूजुअली फॉर स्पिरिचुअल रीजन, ये हमारा एसेटिक होता है। एसेटिक को हम कहते हैं, वो साधु संत नहीं होते जो सब कुछ त्याग करके और घर छोड़ के चले जाते हैं, उनको एसेटिक कहते हैं। ये कह रहा है हैड यू स्टडी इंग्लिश वेल फॉर एग्जाम, हैड यू का क्या बनेगा, हैड यू स्टडीड का क्या बनेगा, हैड बीन से बनेगा ना। हैड बीन से कितने स्टेटमेंट है, पहला नहीं है, दूसरा है हैड बीन स्टडीड बिल्कुल नहीं, इसमें तो जो सब्जेक्ट है वो पीछे कर दिया है। हैज से नहीं बनेगा, हैड इंग्लिश बीन स्टडी, यानी हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द सीक्रेट हैड बीन ब्रोकन बाय द ओल्ड मैन, हैड बीन ब्रोकन है तो हैड ब्रोकन हो जाएगा। हैड ब्रोकन से कौन सा ऑप्शन में, हैज ब्रोकन, ये नहीं, ब्रोक नहीं होगा, वॉच ब्रेकिंग नहीं होगा, द ओल्ड मैन हैड ब्रोकन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। द हाउस कीपिंग गाय टोल्ड द गेस्ट दैट दे हैड बीन यूजिंग द रॉन्ग कीज, हाउस कीपिंग गाय टोल्ड का क्या बनेगा, सेट टू बनेगा। सेट टू में सारे ऑप्शन हैं, सारे ऑप्शंस के बाद क्या कह रहा है, हैड बीन यूजिंग का तो आर यूजिंग नहीं होगा, हैड टू यूज नहीं होगा, हैड का हैव में बदलेगा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि द एनवायरमेंटलिस्ट सेड द गवर्नमेंट द एफर्ट्स वर जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, यानी कि समुद्र में से एक बूंद केवल, तो ये किसका क्या मतलब होता है, बहुत कम और बिना मतलब का, तो स्मॉल बट मीनिंगफुल थोड़ी होगा, स्मॉल और मीनिंगफुल दोनों तो अपोजिट है, ऐसे कैसे हो सकता है। अ टाइनी एंड इनसफिशिएंट एफर्ट, ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है क्लीशे, क्लीशे का अपोजिट बताना है, एंशिएंट, सोफिस्टिकेटेड, इंग्रोसिंग, ओरिजिनल। क्लीशे का क्या मतलब होता है, मुझे तो नहीं पता है दोस्तों, तो इसको स्किप कर देते हैं, आपको पता हो तो लगा देना आप लोग। ये कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, द क्रिसमस ट्री वॉज एडोन्ड, एडोन्ड मतलब सजाना होता है, विथ स्पार्कलिंग लाइट ऑर्नामेंट्स एंड कलरफुल टिनसेल। रिवर्ड नहीं होगा, इनएक्सोरेबल नहीं होगा, कंसिंजेंट नहीं होगा, कंजिंसेंट नहीं होगा, इम्बेलिश होगा, इम्बेलिश मतलब भी सजाना होता है, सजाना या चमकाना। दोस्तों ये हमारा पैसेज है, एक बार इसको भी आके कर लेंगे, पहले हम आगे सवाल एक बार कर लेते हैं। ये कह रहा है कैरोल सेड टू मी व्हाई डोंट यू हैव एनी क्वालिफिकेशन, तो कैरोल सेड का क्या होगा, कैरोल आस्क्ड होगा, और जो हमारा इंटरोगेटिव वो एसर्टिव बदलेगा, तो अब व्हाई आई डिड नॉट हैड, डिड के साथ हैड का यूज किया गलत है,
और दूसरे में हमारा असर्टिव में नहीं बदला है। तीसरे में क्या है, कैरोल आस्क्ड मी व्हाई आई डिड नॉट हैव एनी क्वालिफिकेशन, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और डी तो गलत ही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 18, अनफ्रेंडली एंड सीमिंग टू कंसीडर योर सेल्फ बेटर देन अदर, यानी कि ये घमंडी इसको कहते हैं, यानी कि हॉटी हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है लूसिड, लूसिड का क्लियर होता है, लूसिड का क्लियर, कंफ्यूजिंग नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट क्लियर का साइनो है। ये कह रहा है कि चूज द एंटोनिम ऑफ हम्बल, हम्बल मतलब होता है कि बहुत विनम्र, विनम्र का मॉडेस्ट नहीं होगा, एरोगेंट हो जाएगा, इसका मतलब भी घमंडी होता है। आगे बढ़ेंगे, ये कह रहा है कि सी डैश अ बुक एस्टरडे, इसको हमें किस में भरना है, सिंपल पास्ट में। तो रीड का जो तीनों फॉर्म होता है, रीड 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 ही होता है, और सिंपल फॉर्म में हम वी टू का यूज करते हैं, वी टू में रीड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द डैश कोल्ड वाइन कट थ्रो माई जैकेट एज आई वॉकड टू बस स्टॉप, ये हमारा बीटर कोल्ड होता है। ठीक है, बीटर का यूज करते हैं ऐसे फ्रेजेस के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये हमारा आ गया पैराजम्बल्ड, पैराजम्बल्ड में जो सेंटेंस शुरू है वो डी और सी से शुरू है, तो हम एक बार देख लेते हैं। डी और सी से शुरू करके, अकॉर्डिंग टू द, नहीं पहले सी से पढ़ लेते हैं। द सेंटर हैज डिसाइडेड टू प्रमोट द कल्टीवेशन ऑफ ड्रैगन फ्रूट फॉर इट्स हेल्थ बेनिफिट्स, यानी सी से शुरू हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द फ्रूट, विच फ्रूट की बात कर रहा है, द फ्रूट लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन कौन से फ्रूट की बात कर रहा है उसको पहले तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। तो उस फ्रूट को एक्सप्लेन किसमें किया है, ड्रैगन फ्रूट, जो कि ऑप्शन सी में, यानी कि डी वाला गलत हो जाएगा। सी के बाद बी और डी दिया है, तो सो से तो पहले सी में अभी ड्रैगन फ्रूट की बात की गई है, और द फ्रूट प्लांट डज नॉट नीड मच वाटर एंड कैन बी कल्टिवेटेड ऑन ड्राई लैंड टू, यानी सी के बाद और डी में उसको और ज्यादा एक्सप्लेन किया है ड्रैगन फ्रूट को, यानी कि सी के बाद डी का पेयर बनेगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला देख लेते हैं, एसी, एसी से शुरू है, एसी और एसी से शुरू है, तो देख लेते हैं ए और सी से। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर्स, ए से शुरू हो सकता है। सी से देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सम एक्सपोर्ट कंप्यूटर एग्जिस्टेड एट अ टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू, सी से भी शुरू हो सकता है। एक बार देख लेते हैं पेयर किसका बन रहा है, बट इट वॉज ओनली फॉर द गवर्नमेंट यूज नॉट फॉर पब्लिक यूज एट द टाइम दे वर यूज फॉर कीपिंग डेटा। ए के बाद हमारा सी का पेयर बन रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट, पहले उसमें इंट्रोड्यूस किया गया उस सेंटेंस में कि जो ओरिजिन है उसका मिलना मुश्किल है, और सी में कह रहा है कि कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि कंप्यूटर की एग्जिस्टेंस जो है वो वर्ल्ड वार के टाइम से है, यानी कि ए के बाद सी का पेयर बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी में सही होगा। उसके बाद डी का पेयर बनेगा, क्योंकि एट द टाइम दे वर यूज्ड, किस टाइम की बात कर रहा है, वर्ल्ड वार टू के टाइम बात कर रहा है, यानी कि डी आ जाएगा, ए सी डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि विच सेंटेंस कंटेन्स स्पेल्ड इनकरेक्टली, इनकरेक्टली में कौन सा है, रियोट्रिकल, आर एच टी ओ आर आई सी एल, बिल्कुल सही है। एम्पेरिकल भी सही है, इंक्वायरी भी सही है, इमीडिएट की स्पेलिंग गलत है, आई डबल एम ई होता है, डी आई ए टी ई, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। हमने पैसे छोड़ा था, कर लेते हैं एक बार। एक क्या छोड़ा है, क्लीशे छोड़ा था। चलिए, ये आप लोग एक बार पैसेज पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, पढ़िए दोस्तों पैसेज एक बार, 30 सेकंड या 35 सेकंड, जितना भी टाइम में पढ़ पाए पढ़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, अपना पहला क्वेश्चन 1.5 मिनट हो गया।
कह रहा है कि इन द पैसेज द फ्रेज साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की बात अभी यहीं की गई थी पैसेज में, एक बार देखते हैं। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की बात यहीं की गई थी, ये रहा। रीड अंडरमाइंस एंड ट्रस्ट वीकेन द साइकोलॉजिकल कंटेंट बिटवीन एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब दोस्तों इस पैसेज में इसका मतलब ये है ना कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट तो नहीं है, एंड इनफॉर्मल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा। यानी साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एचआर और उसके एम्प्लॉय के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उस बारे में बात कर रहा है। अगला देखते हैं, ये कह रहा है कि द वर्ड परफॉर्मेटिव एज यूज्ड इन द पैसेज मोस्ट क्लियरली मीन्स। परफॉर्मेटिव का मतलब क्या है? परफॉर्मेटिव का मतलब, परफॉर्मेटिव भी सेंटेंस यहीं दिया था आगे पैसेज में, एक बार देखता हूँ, बताता हूँ कहाँ दिया हुआ है। परफॉर्मेटिव भी यहीं था पैसेज में, कोई नहीं मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो परफॉर्मेटिव का मतलब है पैसेज में, उसका मतलब ये होता है सिंबॉलिक विदाउट सब्सटेंस होगा। ठीक है दोस्तों, इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द कोर आइडिया ऑफ द पैसेज इन अ डिस्टिंक्टिव मैनर। कोर आइडिया क्या है? ये कह रहा है कि एच आर क्रेडिबिलिटी डिपेंड ऑन एवरीडे कंडक्ट। ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको कह रहा है कि व्हाट इज टाइमली रिस्पॉन्स फॉर द एच आर डिस्क्राइब्ड एज द प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन एज पर द पैसेज। इट इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल बॉन्डिंग नहीं होगा, इट रिड्यूसेज एम्प्लॉय वर्कलोड नहीं होगा, इट एक्नॉलेज एम्प्लॉय अर्जेंसी। यानी कि जो उनका जो रिस्पॉन्स यानी कि कम्युनिकेशन है उन दोनों के बीच में, एचआर और एम्प्लॉय के बीच में, वो उनकी जो क्या बोलते हैं प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन क्यों है, यानी कि उनकी ड्यूटी क्यों है, क्योंकि वो एम्प्लॉय की जो अर्जेंसी को समझने के लिए। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। एक अकॉर्डिंग टू द पैसेज what actions would HR take before promoting organization value? Conduct employee satisfaction survey, रिव्यू कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन, इंगेज इन सेल्फ एवेल्युएशन। पहले तो ये इंगेज इन सेल्फ एवेल्युएशन यानी कंपनी के पहले एवेल्युएशन करेंगे फिर उसकी प्रमोशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया इंग्लिश। कितने क्वेश्चन? 24 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं मैथ पे, चलिए ये देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया आज, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा था एवरेज सैलरी ऑफ अमन फ्रॉम जनवरी टू जुलाई 3600। जनवरी से जुलाई 7 महीने होते हैं और 3600 में 7 महीने मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना उसकी टोटल सैलरी आ जाएगी? 00 7 42 2 4 7 3 4 25,200 उसकी सैलरी है। ये कह रहा है कि जनवरी में 4000 और जुलाई में 4800, यानी कितना होगा? 2 महीने मिला के 8800 रुपये सेविंग कर लिया। ये कह रहा है फाइंड द एवरेज सेविंग ऑफ अमन फ्रॉम फरवरी टू जून। यानी फरवरी से जून तक 5 महीने होते हैं, तो पहले 8800 उसमें से माइनस कर देते हैं। तो 8800 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 00 आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, और 24 में से 8 जाएगा 16,400 आएगा। इसको 5 महीने में बांट देंगे तो एवरेज आ जाएगा 5 तिया 15, 5 दूना के 10, 5 वाटे 40, यानी 3280 रुपये उसकी मंथली सेविंग आ जाएगी 20 के 5 महीने के लिए। तो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर C1 C2 का दे रखा है क्या? 5/12, यानी कि 5/12 वॉल्यूम दे रखा है। और ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ C1 इज 2/3 ऑफ द रेडियस ऑफ C2, यानी कि जो C1 की रेडियस है वो 2/3 है C2 की। तो C1/C2 की रेडियस क्या आएगी? C1/C2 की रेडियस आएगी 2/3, यानी C1 की 2 है। तो वॉल्यूम का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है, तो पाई से पाई तो कट ही जाएगा और डिपेंड किस पे करेगा? आर पे। तो यानी कि आर कितना है इसका? 4 हो जाएगा अपॉन 9 आएगा, और H1 और H2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, C1 की हाइट और C2 की हाइट यानी कि H1 H2 आएगा। तो इसको अगर हम देखें तो 3 चौक 12, तितली को 9, यानी कि हमारा कितने जाएगा? 5 तिहाई 15/16, यानी कि 15/16 आएगा इसकी दोनों की हाइट का रेशियो। सी और पूछा किसका है? C2/C1 पूछा है ना, तो 16/15, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि BAC जो है हमारा 47.4, यानी कि ये है, ये फिगर है हमारा ऐसे। तो A B C और D और O, यानी BAC कितना दिया है? BAC यानी कि ये दिया है हमारा 47.4, और ये हमारा रेडियस है, तो ये जो जितना है वो भी ये भी जितना हो जाएगा, यानी कि भी 47.4 होगा। और एक ही कॉर्ड से अगर 2 एंगल बन रहे हैं सर्कल के ट्रायंगल में, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, तो दोनों बराबर होते हैं। ये भी हमारा 47.4 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि tan थीटा बराबर 5 - 2√6, tan थीटा बराबर 5 - 2√6। तो हमें निकालना है tan थीटा प्लस cot थीटा। तो cot थीटा का जब पे क्या रखेंगे? tan थीटा प्लस 1/tan थीटा। तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी? रेशनलाइज करने पर वैल्यू आएगी 5 + 2√6 आ जाएगा। तो यानी 5 - 2√6 प्लस 5 + 2√6, ये हमारा कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 10, ऑप्शन
ए सही होगा, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द सेकेंड फ्लोर अप टू द टॉप मोस्ट फ्लोर, यानी एक बिल्डिंग है, इसमें इसका जो ये सेकेंड फ्लोर है और ये वाला फ्लोर, सेकेंड फ्लोर से जो टॉप फ्लोर तक है वहाँ की हाइट 32 मीटर है। ये कह रहा है कि अ लेडर ऑफ लेंथ 32 मीटर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द बिल्डिंग सच दैट इट रीचेस टू द बेस ऑफ द सेकेंड फ्लोर, यानी एक सीढ़ी ऐसे रखी गई है कि ये सेकेंड फ्लोर के बेस तक जाती है, जिसकी जो लंबाई है वो 32 मीटर है। ये कह रहा है कि फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 60, यानी कि इसके जो फुट है, यानी कि इससे इसका जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है। तो इसकी क्या पूछा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट पूछा है। तो 60 डिग्री का मतलब ये √3, 60 डिग्री का मतलब ये √3, ये 1 और 2, पर ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ये क्या कह रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द लेडर द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी ये टॉप की बात कर रहा है, यानी ये इसकी बात कर रहा है। तो ये हमारा टोटल 60 डिग्री है, टोटल अगर 60 डिग्री है तो ये हमारा कितना होगा, 60 डिग्री है तो ये हमारा हो जाएगा √3, ये हमारा 2 और ये 1। तो 2 की वैल्यू दी हुई है 32, 1 की वैल्यू आ जाएगी 16, और ये हमारा टोटल √3 है, और 16 √3 आ जाएगा। हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है, एक काम करते हैं, अभी इसको स्किप करते हैं, दोबारा आके देख लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। क्या कह रहा है, साइड्स का रेशियो दे रखा है 37/41, हमें क्या निकालना है, एरिया का निकालना है। तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, तो 37 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 37 का स्क्वायर करेंगे तो याद तो नहीं है, 7 7 49 4 7 3 21 4 25 37 111 आता है, 9 6 3 1 1369 कुछ आएगा, 41 का होता है 1681, यानी 1369/1681, ऑप्शन सी में क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। एक अरेंज द नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो एक काम करते हैं, इन सबको अंदर ही भेज देते हैं रूट के। तो ये हमारा कितना होगा, 43 का 9 या 45 आ जाएगा, कॉमा करेंगे रूट 28 आ जाएगा, फिर इसको 25 या 75 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 16 6 96 आ जाएगा। 96 यानी डिक्रीजिंग करना है, तो सबसे बड़ा इसमें क्या होगा 96, यानी कि हमारा 4√6 आ जाएगा। इससे बड़ा, इससे छोटा क्या आएगा 75, यानी कि 5√3 वाला आ जाएगा। इससे छोटा क्या आएगा 45, यानी कि 3√5 वाला आएगा। इससे छोटा आएगा 28, यानी 2√7। तो 4√6 5√3, 4√6 5√3, ऑप्शन डी में दिया है, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि लाइन बराबर क्या दिया है, y = mx - 18 दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट हमें 7 और 10 दिया हुआ है। तो x y की जगह पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। x की जगह पे, y की जगह पे हम 10 रखते हैं, बराबर m × 7 - 18 कर देते, तो 18 10 28 हो जाएगा, बराबर 7m, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, m की वैल्यू 4, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन करना है, 150 - 30 / 15, यानी कि 2 × 10, तो इसका मतलब क्या है, ये 10 दूना का 20, और 150 में से 20 जाएगा 130 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। करें फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर पॉलीगन, तो फार्मूला क्या होता है, n × n - 3/2 होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का। ठीक, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है, n की जगह पे हम 15 रख देते, 15 × 15 - 3 करेंगे 12/2, यानी 6 बार में जाएगा, यानी कि 90 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी सही होगा, क्लिक करेंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5/8 ऑफ हिज मार्क प्राइस, यानी CP/MP कितना है 5/8 है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, MP पे दिया जाता है, 25% की डिस्काउंट दी जा रही है, तो 25% घटा देंगे इसका, तो इसका 75%, यानी कि 6 आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। ये कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 5 का सामान 6 में बेच रहे हैं, 1 का फायदा 5 पे, यानी कि 20% हमारा प्रॉफिट में आएगा, ऑप्शन सी सही होगा, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये सवाल देखते हैं, क्यूब ऑफ सेम लेंथ मेल्टेड एंड 9/π² feet formed a sphere. Now the cube of maximum volume is scraped out of the sphere. What is the ratio of the surface area of one original cube to the surface area of the new cube? दोस्तों इसको दोबारा आके कर लेंगे, अभी के लिए स्किप करते हैं। इवेलुएट करना है, a² - b² अपन a - b है, तो ऊपर आ जाएगा a - b और नीचे आ जाएगा a - b और a + b, यानी कि 7.23 - 2.85, 7.23 + 2.85 अपन आ जाएगा 7.23 - 2.85, इससे कट जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा 5 3 8 8 2 10 के 0 हासिल 1 7 2 9 1 10, यानी 10.08, ऑप्शन बी सही होगा, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि टेक्नीशियन अलोन कैन कंप्लीट ए सर्किट डिजाइन, ए 12 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है, इनका एलसीएम हो जाएगा 36, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 3, और 7800 इनको टोटल मिल रहा है, और एफिशिएंसी कितनी है 5 की है,
तो हमें बी का निकालना है 2 की एफिशिएंसी से, यानी कि अगर इसको करेंगे तो 5 2 5 एकम 5 50 25 5 6 के 30 और 0, और इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा 0 2 15 3120 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट प्लस 2 जैकेट बराबर 4200, यानी कि 3 शर्ट प्लस 2 जैकेट बराबर 4200। ये कह रहा है एक शर्ट और एक जैकेट की जो रेशियो है वो 2:5 में है कॉस्ट, यानी कि 2x और 5x है एक शर्ट और एक जैकेट की वैल्यू। तो हम इसमें अगर वैल्यू रख दे तो कितना आएगा 6x प्लस 10x बराबर 4200। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4200 बटा 16। हमें क्या निकालना है 4 जैकेट की वैल्यू निकालनी है। तो 4 जैकेट यानी कि 4 × 5 कर देंगे तो 20 से मल्टीप्लाई, 4 चौके 16 बार में जाएगा, 4 पंजे 20 बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 1050, ये जाएगा हमारा 5250 मल्टीप्लाई हो तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 16 नंबर। ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ ए टू बी बराबर कितना दिया है, A/B बराबर दिया है 5:1, B/C कितना दिया है 3:4। तो ए और सी का डिफरेंस दिया है, यानी कि 3 यहाँ कर देंगे, एक यहाँ 15, 3 और 4। ए और सी का डिफरेंस यानी कि 11 यूनिट का 275 दिया है, 1 यूनिट का 2 22 और 55 यानी 25 का मल्टीप्लाई है। सम ऑफ ए बी सी 15 3 18 4, 15 3 18 और 4 22, इनमें 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 5 110 11, 22 2 44 11 55 550, ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि P बराबर 1 - tan स्क्वायर थीटा और Q बराबर है 1 - cot स्क्वायर थीटा। तो हमें निकालना क्या है 1 - P/Q निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसको करते हैं ऐसे। एक काम करते हैं, tan स्क्वायर थीटा को साइन और कॉस में तोड़ देते हैं। तो P बराबर क्या आएगा 1 - sin स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा ही होता है, हाँ cos 2 थीटा होता है। तो ये क्या आ जाएगा P बराबर आ जाएगा cos 2 थीटा अपन कॉस स्क्वायर, और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी 1 - cos स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर आएगा। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस cos थीटा, cos 2 थीटा। Q बराबर आ जाएगा माइनस cos 2 थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आ गया। अब हम इसको P/Q के रख देते हैं 1 - P/Q। तो P के जगह पे रख देंगे cos 2 थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा अपन cos 2 थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन सेक स्क्वायर ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि अ सम इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स सच दैट सेकंड पार्ट इज 2000 मोर देन फर्स्ट पार्ट। यानी मान लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट को हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को x मान लेते हैं, सेकंड पार्ट क्या आएगा x प्लस 2000 आ जाएगा, और थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा थर्ड पार्ट इज 5000 मोर देन फर्स्ट, यानी कि x प्लस 5000 आ जाएगा। ठीक, ये कह रहा है दिस पार्ट्स आर लेंट ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट 4 5 और 6% पे। तो हमें क्या मिलता है 3 साल के लिए, तो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 3000। तो अगर हम निकाल दे तो क्या आएगा x × 4 × 3/100 प्लस x प्लस 2000 का 5 × 3/100 और प्लस x प्लस 5000 का 6 × 3/100 कर दे तो कितना आ रहा है 3000 आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं 4 3 12x, यानी कि 12x प्लस 15x प्लस 15 दूना का 30,000 यहाँ आ जाएगा, और प्लस ये कर देंगे तो कितना आएगा 18x और प्लस 18 5 90,000, और अगर बराबर करें तो 3,000 में उधर एलसीएम लिए तो 100 से गुणा कर देंगे 3,000 और गुणे 100, तो ये हमारा आ जाएगा 12 15 27 और 18 45x प्लस 30,000 90,000 आ जाएगा हमारा 1,20,000, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख हो रहा है 1,20,000। ठीक, बराबर कितना आ जाएगा 3,000 30,000 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, हाँ 3 लाख ही तो आएगा, नहीं 30 लाख आएगा। ठीक, 30,000 के आगे 100 जीरो लगा है, 3,000 है ये भाई,
3000 के आगे 2 जीरो लगाएंगे, 3000 के आगे 2 जीरो तो 3 लाख आएगा। तो 45 एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1,80,000। ठीक, 45 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4000। एक्स की वैल्यू 4000 आएगी तो यहाँ 4000 होगा, यहाँ 6000 होगा और यहाँ 9000 होगा। तो 9 6 15 और 4 19,000, ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि क्यूब ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर कट इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक जो 16 का क्यूब बराबर कितना होगा, n क्यूब में कटेगा 4 क्यूब के। ठीक, तो 16 इंटू 16 बराबर 4 इंटू 4 करेंगे, ये जाएगा 4 बार में जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 64, यानी कि 64 क्यूब्स बनेंगे। ये कह रहा है कि इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। तो पहले हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना था, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6a स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 16 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस कर देंगे कितना जो नया बनेगा, यानी कि 64 इंटू 6 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक, तो हमारा क्या बनेगा ये 6 इंटू 256 और माइनस कर देंगे कितने से 64 इंटू 6 इंटू 16। तो एक काम करते हैं, यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम 64 कॉमन ले लेते हैं। तो 64 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 4 4 छक 24 और माइनस 64 कॉमन लेंगे तो 16 छके 96, यानी कि हमारा आ जाएगा 64 इंटू -72। सरफेस एरिया है तो माइनस वाइनस से कोई मतलब ही नहीं है, तो माइनस हटा देंगे। डिफरेंस लेना होता है ना दोनों का, तो डिफरेंस लेने में माइनस वाइनस कुछ नहीं लेते हैं। तो 64 गुणे 72 करेंगे, कितना आएगा, हाँ 72 64 64 72 करेंगे तो 128 और 7 चौका 28 2 7 चौका 42 2 44, ये हमारा आ जाएगा 8 8 2 10 और यह आ जाएगा हमारा 4608, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जर 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 36 और 84। 36 और 84, 36 में भी 3 है और 84 में भी 3 है, यानी कि जो भी ऑप्शन में 3 से कट रहा होगा वो इन दोनों का मल्टीपल होगा। तो 98 और 28, यानी 9 कट गया, 8 2 10 और 18, यानी कि पहला कट रहा है। दूसरा 9 खत्म, 8 5 13 और 6 19, दूसरा नहीं कट रहा। तीसरा 9 खत्म, 8 7 15 और 8, ये भी नहीं कट रहा है। चौथा देख लेते हैं, 9 9 खत्म, 6 4 10 9 खत्म, यानी कि हमारा 3 से केवल एक ही मल्टीपल है, ऑप्शन ए वाला। ऐसे ही करना है दोस्तों, ऐसे ही करके उड़ा देना, इसको पूरा करने जाओगे फंस जाओगे इसमें। आगे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 17x। तो पहले तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे क्या आएगा, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 17। हमें निकालना क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, जिसका मतलब होता है a क्यूब माइनस 3a, यानी अगर 17 का क्यूब करें और माइनस 3, यानी कि 17 3 51। अब दोस्तों अगर आप लोगों को यूनिट डिजिट देख लीजिए, सब में अलग अलग दिया हुआ है ऑप्शंस में। अगर आप लोगों को 17 का क्यूब नहीं पता है तो एक तरीका बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में 289 आता है, यानी कि 9 आया, और क्यूब करेंगे तो इसमें 7 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 9 7 63, यानी कि 3 आएगा यूनिट डिजिट में। और इसमें यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 3 आया और यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, यानी कि 3 में से अगर 1 जाएगा तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि 2 ऑप्शन यानी कि सी में है। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इससे भी कर लिया आप लोग तो जल्दी से कर लोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि एक्स का पावर 15 और प्लस 1 को अगर डिवाइड करते हैं किससे, x प्लस 1 से, तो कितना बचेगा, तो x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा -1। ठीक, यहाँ -1 का पावर अगर 15 रखते हैं और प्लस 1, यानी कि अगर -1 का पावर ऑड में है तो क्या आंसर आएगा, माइनस में ही आएगा, यानी कि -1 प्लस 1 बराबर 0, खत्म, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, पूरी तरह कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस और हाइट दिया है। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो इसमें अगर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, पाई की जगह पे 22/7 लेने के लिए कहा है, और r स्क्वायर की जगह पे कितना लेना है, 14 इंटू 14 लेना है, और h की जगह पे 9 लेना है। 3 से 3 बार में कट जाएगा, 7 से ये 2 बार में कट जाएगा। 14 6 के 84, 22 84 इंटू 22 कर देंगे, 22 चौका 88 8 22 8 176 और 8 184, यानी 1848, ऑप्शन ए सही होगा। इसको क्लिक करेंगे, आगे करेंगे। कह रहे हैं मिक्स सर्ट निकालना है 3920 का, तो इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 3920 का कितने फैक्टर हैं, 2 बार में जाएगा 1 9 1960, 2 बार में जाएगा 980, 2 बार में जाएगा 490, फिर भी 2 बार में जाएगा 2 2 चौका 245, फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट देते हैं, 5 चौको 20 5 9 45, 7 यानी 7, तो 7 और 7, यानी कि एक 7 यहाँ से आ जाएगा, 7 दूना 14 और दूना के 28 28√5 आएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि हाउ मेनी सर्किल कैन बी ड्रॉन दैट पासेस टू फिक्स्ड पॉइंट, यानी 2 पॉइंट दिया है, यहाँ से कितनी सर्किल बन सकती है,
यहाँ से इनफाइनाइट सर्किल बन सकती हैं। ऑप्शन ए सही होगा। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें हमने कितने सवाल छोड़े थे मैथ में, एक बार देख लेते हैं। 2 सवाल छोड़े। आइए दोस्तों करते हैं दोनों को। पहले तो ये कह रहा है द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द बेस ऑफ अ सेकेंड फ्लोर टू द टॉप मोस्ट फ्लोर इज 32। एक बार ध्यान से पढ़ के करते हैं। ये हमारा सेकेंड फ्लोर का बेस है और टॉप मोस्ट फ्लोर ये हमारा 32 दिया है और ये हमारा सेकेंड फ्लोर से नीचे का ग्राउंड फ्लोर है। ठीक। अ लैडर ऑफ लेंथ 32 मीटर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द बिल्डिंग सच दैट इट रीचेस द बेस ऑफ द सेकेंड फ्लोर। यानी कि एक प्लेस किया गया वो सेकेंड फ्लोर के बेस तक जाता है और ये इसका एंगल है कितना, फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर टू द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 60। ये थोड़ा सा फंसा रहा है सवाल। ये हमारा लैडर की जो लेंथ है, लैडर ऑफ लेंथ 32, ये 32 1√3 और 2। तो अगर ध्यान से देखें व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है हमें, ये वाली हाइट निकालनी है। और ये क्या रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 60। यानी अगर ये अगर 60 है ये टोटल, तो ये 60 है यानी कि ये 1 है, ये √3 है और ये 2 है। नहीं सॉरी, ये √3 है, ये 1 है, ये 2 है। अगर ये टोटल 60 है तो 60 के बराबर, ये थोड़ा फंस सा रहा है पता नहीं क्यों लैंग्वेज में। एक बार हिंदी में करके देख लेते हैं ना। ये कह रहा है कि एक इमारत से दूसरी मंजिल के आधार, एक इमारत के दूसरी मंजिल के आधार से सबसे ऊपरी मंजिल तक की ऊंचाई 32 मीटर है। ठीक, ये हो गया। 32 मीटर लंबी एक सीढ़ी इमारत के सहारे इस प्रकार रखी गई कि वो दूसरी मंजिल के आधार तक पहुंचती है। यानी ऐसे रखा गया कि दूसरी मंजिल के आधार तक पहुंचती है। सीढ़ी के निचले सिरे से इमारत के शीर्ष सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी सीढ़ी के निचले सिरे से और इमारत का ऊपर वाला जो हिस्सा है उससे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 1, तो ये कितना होगा, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसकी वैल्यू कैसे आएगी। अगर इसको पैरेलल ड्रा करें, ये आएगा हमारा कितना, थोड़ा सा लैंग्वेज में फंस रहे हैं। इमारत की ऊंचाई, फंस रहे हैं दोस्तों लैंग्वेज में, इसको अभी स्किप कर देते हैं। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, अगर आप लोग को आ रहा हो तो बना लेना। आप लोग मुझे भी बताना एक बार कहाँ मेरे से गड़बड़ हो रही थी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप लोग। अगर आप लोग से बन गया तो ये कह रहा है 4 क्यूब ऑफ सेम लेंथ मेल्टेड, 4 क्यूब ऑफ सेम लेंथ, यानी कि अगर क्यूब की लेंथ हम मान लेते हैं L, तो 4 क्यूब है सेम लेंथ और उनको मेल्ट किया जाता है। यानी कि इनका वॉल्यूम क्या होगा, L क्यूब होगा और 4 का कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 L क्यूब आ जाएगा चारों की वॉल्यूम। और ये कह रहा है कि 9/12 पार्ट ऑफ इड, यानी इसका अगर 9/12 स्क्वायर ले लेते हैं हिस्सा, तो उससे हम एक स्फेयर बनाते हैं, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फेयर बनाते हैं। ठीक है, ये 4 से 4 कट जाएगा और हम अगर r की वैल्यू निकालें तो r की वैल्यू क्या आएगी, r क्यूब बराबर क्या आएगा, 9 3 27 अपन 27 L क्यूब अपन पाई क्यूब। तो अगर हम r की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 3L अपन पाई आ जाएगा हमारा r का वैल्यू। ठीक, ये हमारा जो स्फेयर आएगा उसकी रेडियस आ गई। ये कह रहा है कि नाउ अ क्यूब ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम का इज क्रेव्ड आउट ऑफ द स्फेयर, यानी कि जो स्फेयर है इसमें से मैक्सिमम वॉल्यूम को अगर क्यूब निकालेंगे तो क्यूब का जो साइड होगा वो कितना होगा दोस्तों, हम मान लेते हैं क्यूब का जो साइड होगा ना वो इस स्फेयर के डायमीटर जितना, उसका डायगोनल जो होगा वो डायमीटर जितना होगा। यानी कि जो हमारा क्यूब का साइड होगा, क्यूब का साइड कितना होगा, क्यूब का साइड होगा मान लेते हैं हम A, वो हमारा किसके बराबर होगा, स्फेयर के डायमीटर के बराबर होगा। ठीक है, और स्फेयर का डायमीटर कितना होता है, स्फेयर का डायमीटर कितना होता है, स्फेयर का डायमीटर हो जाएगा हमारा 2r और ये हमारा इसका डायगोनल कितना होगा, √3 है। ठीक, तो r के जगह पे अगर हम वैल्यू रखें किसकी, r के जगह पे हम रखें ये 2 × 3L अपन पाई बराबर √3a, तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा 6L अपन √3 पाई। अब क्या कह रहा है आगे सवाल में, ये हमारा a की वैल्यू आ गई। अब सवाल में कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। ओरिजिनल क्यूब हमारा कितना था, ओरिजिनल क्यूब हमारा L था, इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। तो हम साइड कितना माना था, L माना था, तो सरफेस एरिया हमारा कितना होगा 6L स्क्वायर। ठीक है,
इसका किससे रेशियो निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। हमारा ये साइड मिल गया है ओरिजिनल क्यूब का, अगर इसका हम सरफेस एरिया निकालें तो 6 और a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 6l अपॉन √3 पाई का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 6l स्क्वायर इज टू 6 इंटू 36 l स्क्वायर अपॉन 3 पाई स्क्वायर। तो l स्क्वायर से l स्क्वायर कट जाएगा, 6 से 6 कट गया, 36 से 12 बार में चला जाएगा, ये हमारा आ जाएगा पाई स्क्वायर इज टू 12। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। एक सवाल इसमें रह रहा है वही वाला, ये लैंग्वेज में फंस रहे हैं हम। वैसे तो अगर दोस्तों अगर गेस वर्क करना हो तो हम इसमें गेस वर्क कर सकते हैं कि जो हमारा 32 है वो हमारा 16 का मल्टीपल है या फिर 8 का मल्टीपल है। 8 के में तो 2 फिर मल्टीपल हो जाएंगे, तो मल्टीपल से तो नहीं कर सकते हैं इसको। एक काम करते हैं, स्किप ही कर देते हैं इसको, बाकी एक बार सॉल्यूशन में देख लेंगे क्या मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे पास 2 मिनट बचा है, तो अब हम पेपर को सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या स्कोर बना है, फिर आगे थोड़ी चर्चा कर लेंगे कि मॉक का लेवल कैसा था और कितने हमें अटेम्प्ट करने चाहिए थे और कैसा हमारा स्कोर रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। रीजनिंग मैंने 25 क्वेश्चन कर लिए, जीएस में मैंने 17 किए, जीएस थोड़ी सी मुश्किल साइड में थी। ठीक है, और मैथ की बात करें तो 24 के हैं और इंग्लिश की बात करें तो 24 के हैं। इंग्लिश में मेरा एक शाइनो रह गया है क्लीशे, उसका मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था, वरना तो गेस वर्क वगैरह करके भी लगा सकते थे। अब इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या स्कोर बनता है। तो दोस्तों ये रहा स्कोर आप लोग के सामने। मेरा बना है 172.5। 3 क्वेश्चन इसमें गलत हो गए हैं, एक तो रीजनिंग में ही दिख रहा है और किसमें, एक हमारा जीएस में गलत हुआ है, झुम्पा लहरी वाला। अच्छा हाँ, ये तो गेस वर्क था तो गलत होना था, और एक बलवंत राय मेहता वाला गलत हुआ है। बाकी इंग्लिश और मैथ हमारा पूरा सही है। एक बार हम देख लेते हैं कैसे कैसे क्या गलत हो गया है। अच्छा, ये तो हमारा यही फिगर वाला ही गलत हो गया। वैसे मैंने तो तीसरा बोला था और दूसरा लग रहा है गलती से अटेम्प्ट हो गया, यानी कि ये भी सही था मेरा। मतलब रीजनिंग में 50, जीएस में 2 गलत थे, मैंने 17 ही किए थे। ये इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स है, झुम्पा लहरी की किताब है जो पुलित्जर प्राइज पाई थी। ठीक है, और अगला में ये सीडीपी वाला सही है। ठीक है दोस्तों, मैथ की बात करें तो एक बार देख लेते हैं इसका क्या सॉल्यूशन दे रखा है। मेरे हिसाब से तो इसका 48 होना चाहिए, 48 ही सही है। बाकी देख लेते हैं एक बार। इसका सॉल्यूशन आप लोग सामने देख लीजिएगा आप लोग कैसे किया है, फिर मैं एक बार इसकी एनालिसिस करूंगा तो देख लूंगा कि कैसे करना है इसको। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इंग्लिश की। तो क्लीशे के क्या दे रखा है, ओरिजिनल दे रखा है क्या, नहीं, क्लीशे का क्या दे रखा है, एंशिएंट, सोफिस्टिकेटेड, इंग्रोसिंग दे रखा है। क्लीशे का मतलब होता है हर्ड और सो ऑफन एज टू बी डल, यानी कि क्लीशे मीन्स यूज्ड और हर्ड सो ऑफन एज टू बी डल। ठीक है, ऑपोजिट इसका इंग्रोसिंग हो जाएगा, विच मीन्स इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों ये रहा मौका आप लोग के सामने। मेरे बने थे जी कितना, 172 बने थे। अब आइए एक बार देख लेते हैं यहाँ क्या स्कोर है। ये सॉल्यूशन ये रहा। तो मेरा रैंक बना है 15 और मैंने रीजनिंग में कितना टाइम दिया है, 14 मिनट दिया है, 14.5 मिनट। बात करें जीएस की तो 8 मिनट लग गए थे, 29 नंबर बने। जीएस में ज़्यादा नंबर नहीं बन पाया, जीएस थोड़ी मुश्किल थी, मानते हैं। अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग इजी साइड में था एकदम से, और अगर जीएस की बात करें तो जीएस थोड़ा सा हार्ड लेवल का था। और बात करते हैं मैथ की, तो मैथ हमारा मॉडरेट था। ठीक है दोस्तों, लगभग आप मान लीजिए कि 21 से 22 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो पेचीदे थे, थोड़े से फंसाने वाले, जिसमें से 2 तो मेंसुरेशन के ही क्वेश्चन थे। ठीक है, और एक हमारा हाइट एंड डिस्टेंस वाला था, उसने फंसा दिया था थोड़ा सा। 23 मिनट 59 सेकेंड, यानी कि लगभग 24 मिनट मैंने दिए हैं। इंग्लिश हमारी 24 सही है, 11 मिनट इंग्लिश में लगा है। इंग्लिश जो है हमारा, ये हमारा मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, तो जो पेपर का ओवरऑल लेवल था वो था मॉडरेट। ठीक, इसमें आप आराम से 145 प्लस स्कोर कर सकते थे और कट ऑफ भी इसकी लगभग 140 या 45 ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, इतना ही इसकी कट ऑफ रहने के है। तो अब बात करते हैं अटेम्प्ट की। तो 90 अटेम्प्ट किए थे, 87 सही है, 3 गलत है, और रैंक मेरी जो है 15 बनी है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये। अब मॉक तो आज का हो गया, थोड़ा सा बात कर लेते हैं पढ़ाई वगैरह पे। तो आप लोग की पढ़ाई तो सही चल रही है, नहीं चल रही है, आप लोग को देखना है, क्योंकि जो सिलेक्शन है अल्टीमेटली आप लोग की है। कोई और इसमें ना तो एफर्ट कर सकता है, ना आपका सिलेक्शन ले जा सकता है। तो दोस्तों जो अल्टीमेट चीज़ है वो आपका तैयारी है, किस लेवल पे है और कैसे कर रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आपको टेस्ट वगैरह लगाना पड़ेगा रेगुलरली, जिससे कि आपको ये पता चले, ये आप इवेल्युएट कर पाओ कि कहाँ आप कभी स्टैंड करते हो और कहाँ
कहाँ कितनी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों मॉक्स में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो उससे घबराने या उससे पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे पास लगभग 60 या 65 दिन बचे हैं एग्ज़ाम होने में, और एसएससी बिल्कुल पेपर को डिले नहीं करने वाली है। तो जो भी 60 और 65 दिन बचे हैं इसको अपनी पढ़ाई में लगाएं, और इतना पढ़ें कि आप प्री तो बिल्कुल संदेह ना रहे कि क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। आप अगर पेपर देने बैठे, मॉक देने बैठे या कुछ भी करने बैठे, तो आप एकदम इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठे, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको आगे तक ले जाएगा। जो भी सिलेक्शन होगा उसमें आपका कॉन्फिडेंस ही आपका जो है आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं तो भी गलत हो जाएगा, और आप अगर आपका कॉन्फिडेंस जो है आपके जो लेवल है उससे नीचे चला जाएगा तो भी आप पैनिक कर जाओगे, एग्जाम हो चाहे मॉक हो। दोस्तों कई लोगों के तो ऐसे डाउट्स होते हैं, कहते हैं कि सेक्शनल मॉक लगा रहे हैं तो सही हो रहा है और जब फुल मॉक लगाने जा रहे हैं तो गड़बड़ हो जा रहा है। दोस्तों यही कॉन्फिडेंस की कमी है। सेक्शनल मॉक्स में आपको किसी भी चीज़ की डर नहीं होती है, क्योंकि सेक्शनल मॉक से आप खुद का इवेल्युएशन नहीं करते हो। लेकिन यहीं अगर आप फुल मॉक लगाने बैठते हो तो आप खुद की इवेल्युएशन करने लगते हो फुल मॉक से, कि अरे मेरी तो तैयारी इतनी ही है, मेरी तैयारी उतनी है। तो आपको खुद का इवेल्युएशन नहीं, आपको मॉक्स की इवेल्युएशन करनी है, आपको मॉक की एनालिसिस करनी है, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि आपको और कितना क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मॉक लगाते रहें, पढ़ाई करते रहें, और इस चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि कंटेंट लगातार इस पे डाली जा रही हैं। और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार तो बना हुआ ही है, लेकिन कंटेंट भी देखें और इसको शेयर भी करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। यही चीज़ है जो हमें मोटिवेशन दिए रहती है और हमें और अच्छा करने और आगे बढ़ने की जो है प्रेरणा देती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।